Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 24th of May 2026. तो गाइज आज है तारीख 24 मई 2026 और है संडे। और आपको पता है संडे होता है हमारा रिवीजन डे। तो आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं पिछले सप्ताह के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। एक एक करके सभी आर्टिकल्स हम रिवाइज कर लेंगे। लास्ट मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी डिस्कशन किया है सब कुछ एक ही जगह पर। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने फर्स्ट आर्टिकल के साथ में। अभी हमने डिस्कशन किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या को बढ़ा दिया गया है। पहले ये 33 जजेस हुआ करते थे। इसमें अगर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला दें तो टोटल 34 जजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी नंबर को इंक्रीज किया गया है, 33 जजेस से 37 करने की बात की गई प्रेसिडेंट के थ्रू एक ऑर्डिनेंस के जरिए। और 37 मतलब यहाँ पर क्या है, इसमें CJI भी शामिल हो जाएंगे तो टोटल 38 जजेस ये हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो हुआ क्या था एक्चुअली में, इसको शुरू से समझते हैं। भारत के प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस को इशू किया। ऑर्डिनेंस को इशू करने की पावर संविधान के अंदर आर्टिकल 123 के अंदर दी गई है। तो आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो एक ऑर्डिनेंस के जरिए टेम्पररी लॉ बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग देखोगे मेन फीचर जब आप लोग पढ़ते हैं तो आप लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ते हैं, जुडिशरी के बारे में पढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव का मेन पर्पज़ है कानून को बनाना, जैसे हमारा पार्लियामेंट वगैरह हो गया। एग्जीक्यूटिव का मेन पर्पस है कानून को लागू करना, प्रेसिडेंट का काम है पर कानून को लागू करना। जुडिशरी यहाँ पे उस पर चेक लगाती है कि क्या चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को यहाँ पर वो चेक करती रहती है, ठीक है। अब क्वेश्चन यह है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कानून को लागू करने की तो प्रेसिडेंट का जो मेन पावर है वो तो यही होता है ना, कानून को लागू करना। हाँ, लेकिन इनको आर्टिकल 123 के अंडर में एक छोटी सी स्पेशल पावर दी गई है ऑर्डिनेंस की। याद रखिएगा कि ऑर्डिनेंस एक बेसिकली टेम्पररी लॉ है। तो एक छोटा सा टेम्पररी समय के लिए कानून बना सकते हैं प्रेसिडेंट, और यही कानून बाद में यहाँ पर पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए जाएगा। अप्रूवल मिल जाएगा तो पास हो जाएगा, नहीं अप्रूवल मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो रिजेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो प्रेसिडेंट के पास में भी ऑर्डिनेंस के जरिए टेम्पररी लॉ बनाने की पावर है, याद रखना। लेकिन ये टेम्पररी लॉ कब बनाता है, जब हमारा पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता या तुरंत किसी मैटर के ऊपर में एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो प्रेसिडेंट यहाँ पर कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है वो ये है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या को इम्प्रूव करना। शुरुआत में जब संविधान बना, सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया तो शुरुआत में केवल 7 जजेस हुआ करते थे। धीरे धीरे समय अनुसार जजेस की संख्या बढ़ती चली गई, जैसे आप इस वाले आर्टिकल में देख पा रहे होंगे। तो अभी के समय पर 2026 यानी इसी पर्टिकुलर ईयर ऑर्डिनेंस के माध्यम से जजेस की संख्या 37 करने की बात की जा रही है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलग हैं, याद रखिएगा। इनको मिला देंगे तो टोटल 38 हो जाएंगे। तो बस इतना काम यहाँ पर किया है रिसेंटली प्रेसिडेंट ने। अब क्वेश्चन यह है ऐसा क्यों किया गया है। कारण है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास में अभी ना केसेस का बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। 93,000 केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये केवल सुप्रीम कोर्ट के हैं। अगर आप हाई कोर्ट्स के मिला दोगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के मिला दोगे तो करोड़ में आपको मिल जाएंगे केसेस। करोड़ों केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमें इन केसेस को जल्द से जल्द रिजॉल्व करना होगा, और केसेस को रिजॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया काम है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के संख्या को इंप्रूव करना, उनके नंबर्स को बढ़ाना, ठीक है। तो आर्टिकल 123 का यहाँ पे प्रेसिडेंट ने इस्तेमाल किया। लेकिन आर्टिकल 123 के बाद यहाँ पर आर्टिकल 124 क्लॉज 1 भी न्यूज़ में है, तो ये क्या है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 124 क्लॉज 1 ओरिजिनली यहाँ पर यह कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने हमारे देश को एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिया था, ठीक है, CJI थे, और 7 जजेस दिए थे, ठीक है। अब ये समय अनुसार बढ़ते चले गए, जैसे मैंने आपको बताया जब जब जरूरत बढ़ेगी तब तब हम अमेंडमेंट करके जजेस की संख्या को बढ़ा लेते हैं। अमेंडमेंट करके कौन से कानून में, तो एक कानून है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956, याद रखिएगा। तो मल्टीपल टाइम्स इसके अंदर में बदलाव किया गया ताकि ज़रूरत के अनुसार यहाँ पे जजेस की संख्या को इंक्रीज़ किया जाए, और वही काम यहाँ पे फिर से हो रहा है। जजेस की संख्या को इंक्रीज़ करने की बात हो रही है। कारण क्या है, ताकि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं इनको रिजॉल्व कर सकें, लोगों को तुरंत जल्दी जल्दी न्याय मिल सके, केस को हम जल्द से जल्द रिजॉल्व कर सकें और जुडिशरी की एफिशिएंसी को यहां पर बढ़ाया जा सके। दैट्स इट। फिर अगला आर्टिकल न्यूज़ में था जहाँ पे इबोला वायरस डिजीज़ न्यूज़ में था। ये रहा वो आपके सामने आर्टिकल। इबोला आउटब्रेक हो चुका है कॉन्गो के अंदर में। कॉन्गो है, युगांडा है, यहाँ पर इबोला के बहुत सारे केसेस रिसेंटली निकल कर आए। ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की बात की गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आज बात कर रहा है, इवन इंडिया भी बात कर रहा है कि भाई इबोला के केसेस भारत में नहीं होने चाहिए, उसके लिए प्रिपरेशन करके रखो। तो इबोला के केसेस अफ्रीका में बढ़ते चले जा रहे हैं। 300 से ज़्यादा लोगों के अंदर में सस्पेक्टेड केसेस पाए गए। 100 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है। इस वजह से ये एक कंसर्निंग सिचुएशन बन रहा है। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इबोला के बारे में ज़रूर से पढ़ना,
ठीक है। इबोला बेसिकली क्या है, एक वायरस जो फिलोविराइडे फैमिली से बिलोंग करता है। इबोला वायरस में भी इनमें 3 स्पीशीज आती हैं दोस्तों, याद रखिएगा। वो 3 स्पीशी में पहली स्पीशी है इबोला वायरस, जो बेसिकली आज के समय पर फैल रहा है, जो होता है इबोला वायरस डिजीज। मतलब ये जो इबोला वायरस है, इससे इबोला वायरस डिजीज फैलती है। इसी का ही एक दूसरा स्पीशी है सुडान वायरस, और तीसरी स्पीशी आपको देखने को मिल जाएगी बुंदोबोग्यो वायरस। ये बेसिकली यहाँ पर इबोला वायरस की 3 प्रजातियां हैं। इनमें से आपने जो याद रखना है वो इबोला वायरस को याद रखना है, क्योंकि यही आज के समय पर एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये इबोला वायरस सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था 1976 में। कहाँ पर? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। यहाँ पर एक नदी पाई जाती है, इबोला नदी। इसी नदी के किनारे ये इबोला वायरस पाया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिस जगह पे पाया जाता है उस जगह के नाम से कई बार हम वायरस को एसोसिएट कर लेते हैं, नाम यहाँ पर उसमें डाल देते हैं। क्वेश्चन यह है कि ये इबोला वायरस फैलता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल फैलता है। देखो, सबसे पहली बात आपको नेचुरल होस्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये फैलती कहाँ से बीमारी? फ्रूट बैट से। जो चमगादड़ होते हैं सबसे पहले बीमारी उनमें पाई जाती है, फ्रूट बैट जो है, स्पेशली वो फ्रूट बैट जो टेरोपेरिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब यही चमगादड़ क्या करता है, दूसरे जानवरों में इबोला वायरस को फैला सकता है, और इन जानवरों से इंसानों के अंदर में इबोला वायरस फैल सकता है। एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, और फिर इंसानों से, एक इंसान से दूसरे नॉर्मल इंसान में ये बीमारी फैल सकती है। तो कहोगे वही कोविड वाला सिचुएशन, जानवरों से इंसानों में और इंसानों से दूसरे इंसानों में। और इस प्रकार के वायरस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जूनोटिक वायरस, याद रखिएगा। तो इबोला भी एक प्रकार का जूनोटिक वायरस है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पर इंसान किस तरीके से अफेक्ट होते हैं, कारण क्या है? तो इंसान के अफेक्ट होने के पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है कि जब भी वो क्लोज कांटेक्ट में आ जाएं, जैसे मान लो यहाँ पर एक जानवर है, जानवर से जैसे फ्रूट बैट है, फ्रूट बैट हो गया, चिंपांजी हो गया, गोरिल्ला, मंकी, पोर्क्यूपिन, ये वो एनिमल्स हैं जो इस बीमारी को फैला सकते हैं। ठीक है। अब एक इंसान मान लो जिसको इबोला वायरस हो गया है, उसके बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में दूसरा नॉर्मल इंसान आ जाए। बॉडी फ्लूइड मतलब यहाँ पे ब्लड हो गया, स्वेट हो गया, सीमेन हो गया, उसके कांटेक्ट में कोई यहाँ पे नॉर्मल इंसान आ जाए, तो उसमें भी ये इबोला वायरस फैलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बात हो गई इबोला वायरस की। फिर हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था कि भाई भारत के एक्सपोर्ट्स के अंदर में थोड़ा सा जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होता हुआ नजर आया है अप्रैल के महीने में। तो अप्रैल में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, दुनिया में इतनी सारी वेस्ट एशिया की क्राइसिस चली उसके बावजूद भी। लेकिन एक्सपोर्ट के साथ साथ दोस्तों ये मत भूलना, इंपोर्ट भी हमारे बढ़े हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारा सामान इंपोर्ट भी करते हैं। ठीक है। इसलिए इंडिया का जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर है वो ट्रेड डेफिसिट का रहता है, जहाँ पे हम एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, रिपोर्ट ये आई थी कि अप्रैल 2026 में इंडिया का एक्सपोर्ट 14% से बढ़ चुका है। और ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, याद रखिएगा। इसमें हम अपने इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब वेस्ट एशिया के क्राइसिस के इम्पैक्ट को जब आप लोग देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो यहाँ पर एक्सपोर्ट्स हैं हमारे वेस्ट एशिया में, वो इस बार थोड़े से कम हो गए हैं, क्योंकि ट्रेड नहीं हो पा रहा था। वेस्ट एशिया में हम बहुत सारा सामान बेचते हैं, ठीक है, चाय पत्ती, चावल, बासमती चावल, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती है, बट वो अभी के समय पर कम हो गया। इम्पोर्ट भी यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ था, क्योंकि वेस्ट एशिया वाले रीजन की बात हो रही है। बाकी सारे रीजन के साथ में व्यापार चल रहा था। और ये सिचुएशन हम लोगों ने कैसे सुधारी है? कारण यह है क्योंकि इंडिया ने अपना व्यापार को डाइवर्सिफाई कर लिया था अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में। यानी कुछ और भी नेशंस है जिसके साथ में हम व्यापार करते हैं, हमने उनके साथ में व्यापार को बढ़ाया, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ। लेकिन इस आर्टिकल में जिस बात को गौर दिया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है नीड फॉर इंप्रूवमेंट। कि अगर आप चाहते हो दुनिया में चाइना से compete करना, यूएसए से compete करना, तो भारत को यहाँ पे अपने प्रोडक्शन का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी कॉस्ट इंप्रूव करनी होगी, प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना होगा, एक हाई क्वालिटी का सामान बनाना होगा, तभी हम दुनिया में एक्सपोर्ट लीडर बन पाएंगे, हमारे आइटम्स को लोग चुन पाएंगे। अभी चाइना के पास कंट्रीज जाती है, बट चाइना का वो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट नहीं होता है, इसलिए चाइना की प्रोडक्ट को लेकर कई बार अलग अलग कहावतें कही जाती हैं। ठीक है। तो हमें यहाँ पर यह जगह अगर लेनी है तो हमें मल्टीपल चीज़ों पे काम करना होगा। अपने कॉस्टिंग के ऊपर में काम करना होगा कि हम एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट बना सकें, बड़े मात्रा में बना सकें और हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें। ये बेसिकली यहाँ पर इस एडिटोरियल में कवर किया गया था। फिर एक आर्टिकल हमने कवर किया था, याद होगा, कि भाई चोला एरा, यानी जो चोला का एम्पायर हुआ करता था, चोला के समय का, उस डायनेस्टी का एक कॉपर प्लेट है जो बेसिकली भारत को बिलोंग करता है। ऐसी वो कॉपर प्लेट दिखाई देती है और इस कॉपर प्लेट में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, कुछ चीज़ें लिखी हुई गई हैं उस समय के टाइम पीरियड की, है ना। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, ये कॉपर प्लेट आज से 200 से 300 साल पहले उठाकर नेदरलैंड ले जाई गई थी। तो अभी प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई थी नेदरलैंड में, तो जब वो नेदरलैंड में गए तो ये कॉपर प्लेट्स को, जो चोला एरा से बिलोंग करते हैं, उन कॉपर प्लेट्स को वापस से भारत को दे दिया गया है। इस वजह से कॉपर प्लेट चर्चाओं में। एक बात याद रखिएगा, इन कॉपर प्लेट्स को हम लेडन कॉपर प्लेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नेदरलैंड के अंदर में
इतने सालों से इन कॉपर प्लेट्स को लेडन यूनिवर्सिटी में प्रोटेक्ट करके रखा गया था, इसलिए इसको लेडन कॉपर प्लेट भी बोला जाता है। लेकिन जब हम अपनी इंडियन में सिचुएशन में देखेंगे तो उसको अनायमंगलम कॉपर प्लेट्स बोला गया है, याद रखिएगा। ये वो कॉपर प्लेट्स है जो चोला पीरियड को बिलोंग करते हैं और उस समय पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर में लिखी हुई हैं। इसके ऊपर में एंग्रेव करके कुछ चीज़ों को लिखा गया है। ठीक है, तो लेदन कॉपर प्लेट्स के बारे में याद रखिएगा, ये नेदरलैंड से रिटर्न हो चुकी हैं। इनको अनायमंगलम कॉपर प्लेट्स भी कहा जाता है। पूछ ले कि कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, चोला पीरियड से बिलोंग करता है। रिसेंटली लेदन यूनिवर्सिटी में इसको प्रोटेक्ट किया गया था। ये कॉपर प्लेट्स चोल एम्पायर के जो उस समय पर राजा हुआ करते थे, राजा राज चोलवन, राजेंद्र चोलवन, उसके अलावा कुलोतुंगा चोलवन, इनसे रिलेटेड है ये सारी की सारी कॉपर प्लेट्स, याद रखिएगा। इसमें ये दिखाया गया है कि भाई किस किस को क्या क्या दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल इंडोनेशिया के, ठीक है, इंडोनेशिया के जावानीज एक किंग हुआ करते थे जिनका नाम था चुला मनवर्मा विहारा। इनको यहाँ पर एक ज़मीन वगैरह दी गई थी, ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मठ वगैरह बनाने के लिए। वो सब इस कॉपर प्लेट में लिखा हुआ है। और इतना ही नहीं लिखा हुआ, जब इन कॉपर प्लेट्स को आप देखोगे तो इस तरीके से, ये कोई एक प्लेट नहीं है, बहुत सारी प्लेट्स हैं। इनमें से कुछ बड़े साइज़ की प्लेट है और कुछ छोटे साइज़ की प्लेट हैं। 21 यहाँ पर लार्ज प्लेट हैं और 3 छोटी छोटी प्लेट्स हैं। और इनमें जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो तमिल और संस्कृत का यूज़ किया गया है। फिर कुछ सिम्बल्स भी इसमें पाए गए, जब अच्छे से एनालाइज किया गया तो सिंबल पाया गया। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, उसके अलावा 2 मछलियाँ दिखाई दी हैं, बो का यहाँ पर साइन दिखाई दिया है। अब टाइगर दिखाता है चोला एम्बलम को, 2 मछलियाँ पांड्या एम्बलम को, बो चेरा एम्बलम को, फिर लैम्प स्वास्थ्य, बहुत सारी और भी चीज़ यहाँ पर पाई गई। ये दिखाता है कि किस तरीके से जो चोल एम्पायर है, चोल एम्पायर में पांड्या, चेरा, ये सब कुछ यहाँ पर धीरे धीरे करके शामिल हो गए थे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है। चोल एम्पायर की विक्ट्री को स्पेशली यहाँ पर ये शो करता है ओवर अदर डायनेस्टीज़ या ओवर अदर एम्पायर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा इन प्लेट्स के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। फिर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नेदरलैंड गए थे तो वो आर्टिकल में चर्चाओं में आ रहा था कि भाई इंडिया नेदरलैंड ने मिलकर अभी, एक तो ये कॉपर प्लेट भारत आई, दूसरा हम लोगों ने मिलकर बहुत सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी एक साथ साइन करे हैं, याद रखिएगा। नेदरलैंड को देखोगे तो इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। नेदरलैंड बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ में नहीं, कुछ ही कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है। एक बॉर्डर यहाँ पर नेदरलैंड का जर्मनी के साथ में लगता है और एक बॉर्डर यहाँ पर बेल्जियम के साथ में लगता है। एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल हो गई और यहाँ पर ये जस्ट ऊपर आपको दिखाई देगा नॉर्थ सी, इसको आप लोग अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया जो इसके साथ बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। ऊपर यहाँ पर डेनमार्क भी प्रेजेंट है बट काफ़ी ज़्यादा दूर है, इधर यूनाइटेड किंगडम भी प्रेजेंट है, इसको आप लोग देख पाओगे। ओके, चलिए, तो एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या है कि हमने 17 एग्रीमेंट्स को साइन किया है नेदरलैंड के साथ में। अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट्स हैं, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, रिन्यूएबल एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल, सेमीकंडक्टर्स के सेक्टर में। जैसे फॉर एग्जांपल आप सेमीकंडक्टर्स कॉर्पोरेशन की बात कर लोगे तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML, इनके बीच में ये डील साइन हुई है। इसकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर आपने देखा होगा कि सेमीकंडक्टर के इंडस्ट्री में मिलकर भारत और नेदरलैंड दोनों मिलकर यहाँ पर काम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, बात करता है रेड सैंड बोआ के बारे में। एक स्पीशी न्यूज़ में बनी हुई थी। एक्चुअली में क्या हुआ था, DRI नाम की जो बॉडी है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरेट रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस, इस DRI ने हाल ही में 2 इंडियन रेड सैंड बोआ स्नेक्स को रिकवर किया है फ्रॉम तेलंगाना। एक्चुअली में क्या होता है, कई बार आप देखोगे एनिमल स्पीशीज़ की स्मगलिंग होती है। फॉर एग्जांपल उसी दिन हम लोगों ने पेंगुलिन के बारे में बात की थी। पेंगुलिन की बहुत ही ज़्यादा स्मगलिंग होती है। पेंगुलिन के बाद में दोस्तों यहाँ पर ये जो सैंड बोआ है इसकी स्मगलिंग होती है। स्मगलिंग मतलब इलीगल तरीके से व्यापार करने की बात हो रही है, तस्करी करने की बात हो रही है। तो ये जो भी एनिमल्स की या ड्रग्स की इलीगल तस्करी होती है या नकली करेंसी की तस्करी होती है, उसको रोकने का काम किसका होता है, DRI का, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का। तो रिसेंटली डायरेक्टरेट रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस ने यहाँ पर इंडियन रेड सैंड बोआ स्नेक्स को यहाँ पर एक पकड़ा है, याद रखिएगा, रिकवर करे हैं 2 इंपॉर्टेंट सांप को जिनकी इधर से उधर यहाँ पर तस्करी करने की कोशिश की जा रही थी। ये सब एक ऑपरेशन के दौरान किया गया। अब इस वजह से क्या है, रेड सैंड बोआ आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहली बात, इस सांप को देखोगे तो देखने में ऐसा लगता है इसके 2 मुंह हैं, एक मुंह यहाँ पर है, एक मुंह यहाँ पर है, नहीं, बट ये सांप जो है काफ़ी ज़्यादा थिक शेप में है, एक यूनिफॉर्म शेप में देखने को मिलता है ऊपर से नीचे तक। तो इसीलिए यहाँ पर लगता है इसके 2 सर हैं, बट 2 सर होते नहीं है, एक ही सर है। और ये सांप नॉन विनोमस है, इसमें किसी प्रकार का कोई जहर नहीं होता, याद रखिएगा। ये कहाँ पर मिलता है, आज भारत में लगभग सभी जगह पर मिलता है एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ बंगाल एंड आइलैंड्स। आइलैंड्स बेसिकली भारत के आइलैंड हम बात कर रहे हैं, अंडमान आइलैंड की बात कर रहे हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात कर रहे हैं, वहां पर यह नहीं पाया जाता।
है ना। उसके अलावा आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में नहीं पाया जाता, नॉर्थ बंगाल में नहीं पाया जाता, बाकी सभी जगह पर यह देखने को मिलेगा। IUCN की बात करेंगे तो इसको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में कवर किया गया है। खतरे के बहुत ही ज़्यादा करीब है ये प्रजाति, तो इसको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। साइट्स में अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। ठीक है, इसका जो व्यापार किया जाता है वो व्यापार पे काफ़ी सारी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। बाकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 4 में कवर किया गया है, अगेन एक प्रोटेक्शन देने के लिए। क्योंकि ये प्रजाति खतरे में है, इसलिए इतनी सारी सुरक्षा यहाँ पर इसको दी जा रही है। खतरा क्या है, कई बार इस जानवर का ट्रेड होता है, इसका एक इंपॉर्टेंस माना जाता है ब्लैक मैजिक में, काला जादू में, तो उसलिए यहाँ पर इसकी जो कई बार तस्करी है इलीगल तरीके से वो हो रही होती है। ठीक है, समझ गए इस बात को। चलिए अगला आर्टिकल आता है, सॉरी अगला आर्टिकल नहीं, इसी आर्टिकल में जो ये बॉडी है ना, DRI, डायरेक्टरेट रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो DRI के बारे में ये बेसिक फैक्ट्स आपको दिए गए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। UPSC ने 2025 में DRI के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 1957 में इस बॉडी को बनाया गया था। एक एंटी स्मगलिंग एजेंसी है जिसका मेन काम है देश के अंदर में स्मगलिंग को रोकना। ये बॉडी काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में स्पेशली डिपार्टमेंट आता है विच इज़ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसके अंडर में ये बॉडी काम करती है। इस बॉडी का मेन काम क्या है, देखो जो भी यहाँ पर करेंसी को लेकर तस्करी होती है या ड्रग्स को लेकर तस्करी होती है, उन सब को लेकर हमारे देश में अलग अलग कानून है। ठीक है, जैसे कस्टम एक्ट है, उसके अलावा NDPS एक्ट है, ड्रग्स की तस्करी होती है उसमें नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट कहते हैं इसे, है ना। जानवरों की जो स्मगलिंग होती है वो वाइल्ड लाइफ एक्ट के थ्रू डील की जाती है। हथियारों की जो स्मगलिंग होती है वो आर्म्स एक्ट के थ्रू की जाती है। फिर आता है अपने पास में एक कॉफी पोसा एक्ट। तो ये जितने भी एक्ट हैं इन सब कानून को लागू करने का काम किसका है, डायरेक्टरेट रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस का है। तो मेन वर्क आप समझ गए, इसका मेन वर्क यही है, स्मगलिंग को रोका जाए और जो कस्टम फ्रॉड वगैरह होते हैं लोगों के साथ में उसको रोका जाए। स्मगलिंग चाहे वो जानवरों की हो, हथियारों की हो, सोने यानी गोल्ड की हो, गोल्ड की स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है देश में, ड्रग्स की स्मगलिंग क्यों ना हो, इन सब को डील करता है। ठीक है, कौन डील करता है, डायरेक्टरेट रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस। ये देखिए UPSC का 2025 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, डायरेक्टरेट रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट, ये 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के नाम है। इनके फंक्शंस ये रखें आगे कि भाई बताओ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट का मेन पर्पस क्या है। क्या ये इसके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, नहीं, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो है हमारा गलत हो गया। बाकी ये देखोगे डायरेक्टरेट रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस, क्या ये कस्टम एक्ट को लागू करता है, बिल्कुल, अभी आपने समझा। क्या ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, जी बिल्कुल, अभी हम लोगों ने पढ़ा। फिर ऐसे ही डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम डेटा ट्रेड, ये भी सही है। तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट सही है बट फर्स्ट वाला गलत है, समझे। तो ये 2025 का PYQ हो गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर आपके सामने एक और टॉपिक था जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था नॉर्वे के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों में 5 कंट्रीज़ को विजिट किए हैं। नेदरलैंड गए थे, स्वीडन गए थे, नॉर्वे गए थे, इटली गए थे, याद होगा। तो नॉर्वे में इनका विजिट हुआ था। नॉर्वे के साथ में भी अलग अलग प्रकार की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको यहाँ पर साइन किया गया है। आपने करना क्या है, नॉर्वे का एक इंपॉर्टेंट सा लोकेशन आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। ये नॉर्वे है, नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो। ठीक है, एक स्वीडन और फिनलैंड है जो नॉर्वे के साथ में बॉर्डर्स को यहाँ पर शेयर करते हैं। ओके, यहाँ पर एक नॉर्वेजियन सी है जो बेसिकली यहाँ पर बॉर्डर को लगाता है। क्लियर। यहाँ पर नीचे देखोगे तो रशिया भी है जो बेसिकली हल्का सा यहाँ पर टच होता है नॉर्वे के साथ में। अब यहाँ पर नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी को लेकर भी UPSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी हमने नेदरलैंड पढ़ा था, तो नेदरलैंड की लोकेशन आप लोगों ने एग्जैक्टली देख ली है, जर्मनी, बेल्जियम, जो बेसिकली यहाँ पर नेदरलैंड के आसपास हैं, बॉर्डर्स को शेयर कर रहे हैं। उसके बाद नॉर्वे देखोगे तो ये रहा ऊपर। नॉर्वे में बेसिकली क्या करता है, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है। इनके बीच में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं स्कागेरिक स्ट्रेट। बाकी यहाँ पर नॉर्वेजियन सी है जो आसपास आपको देखने को मिल जाता है नॉर्वे के। ठीक है, तो नॉर्वे के बॉर्डर किससे लगते हैं, याद रखिएगा, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, इस चीज़ को रट लीजिएगा। नॉर्वे फेमस है ग्लेशियर्स के लिए, जॉर्ट्स के लिए, यानी कि घाटियाँ जैसे होती हैं हमारी। घाटियाँ मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में नदी लंबी लंबी, ऐसे दूर दूर तक पूरा एरिया फैला होना, तो उन चीज़ों के लिए फेमस है। लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, इन सब चीज़ों को देखने के लिए जाते हैं। नॉर्वे में जो सबसे बड़ी झील है उसको याद रख सकते हैं, लेक मजोसा। ये सबसे बड़ी झील आपको नॉर्वे की देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे न्यूज़ में था पेंगोलिन। जैसे अभी रेड सैंड बोआ न्यूज़ में है वैसे ही पेंगोलिन न्यूज़ में है। हुआ क्या था एक्चुअली में, पेंगोलिन का भी बहुत ही ज़्यादा स्मगलिंग किया जाता है। तो इसकी तस्करी होती है क्योंकि इसकी डिमांड है, इसकी मीट की डिमांड होती है, इसके बॉडी पे कई बार जो ये कांटे हैं इसकी डिमांड होती है, चाइना के अंदर डिमांड होती है, तो इसकी तस्करी होती है। तो आइए हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पेंगोलिन के बारे में थोड़ा सा पढ़कर जाइएगा। पेंगोलिन इंपॉर्टेंट है, मतलब कभी ना कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिल जाता है। तो इसकी तस्करी को पकड़ने के लिए जेनेटिक DNA मैपिंग करी गई है।
मैपिंग करने के पीछे का रीज़न है, एक डेटा हमारे पास में होगा, जब जब स्मगलिंग होगी और जब जब पेंगोलिन्स को पकड़ा जाएगा तब हमारे पास में ये डिटेल होगी कि ये पेंगोलिन कहाँ से बिलोंग करता है। क्योंकि पेंगोलिन की एक प्रजाति नहीं है दोस्तों, आज दुनिया में पेंगोलिन की 8 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। और जब मैं 8 स्पीशीज़ कहता हूँ तो ये वाला फ़ोटो मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ये रही वो 8 स्पीशीज़, ठीक है। एक सेकेंड, अरे यार ये क्या हो रहा है। ये आपको 8 स्पीशीज़ देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहली जो स्पीशी आपको नज़र आएगी वो है सुंदा पेंगोलिन, ठीक है। यानी कि देखो 8 स्पीशी हैं, 8 में से 4 स्पीशी, ये वाली जो 4 स्पीशी हैं ये पाई जाती हैं एशिया के अंदर में, और ये वाली 4 स्पीशीज़ आपको जो दिख रही हैं ये पाई जाती हैं अफ्रीका के अंदर में, ठीक है। एशिया वाली 4 स्पीशीज़ को याद रखिएगा, सुंदा पेंगोलिन, चाइनीज़ पेंगोलिन, इंडियन पेंगोलिन और फिलीपीन पेंगोलिन। ये 4 स्पीशीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। इंडिया में पाया जाता है यहाँ पर ये इंडियन पेंगोलिन, याद रखिएगा इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। और बाकी इंडियन पेंगोलिन के अलावा चाइनीज़ पेंगोलिन, सुंदा पेंगोलिन, फिलीपीन पेंगोलिन, ये सब क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में, यानी बहुत ही ज़्यादा खतरे में है ये सारी प्रजाति। क्यों? क्योंकि इनकी तस्करी होती है, कई बार इनके जो मीट है, मीट के तौर पे यहाँ पर इनका जो व्यापार है कई बार किया जाता है, ठीक है। अब इंडियन पेंगोलिन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, असम के अंदर में पाया जाता है, ठीक है। और बाकी अगर आप अफ्रीका के पेंगोलिन्स को भी अगर देखना चाहो अच्छे से तो अफ्रीका के पेंगोलिन्स भी आपको कैमरून में मिल जाएंगे, ठीक है। फिर एशिया के पेंगोलिन्स आपको म्यांमार में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप लोग एक्चुअली में ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। बाकी आयुषन स्टेटस हमने डिस्कस कर ही लिया है। इंडियन पेंगोलिन का जो आयुषन स्टेटस है वो करंट समय पर एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और बाकी सब यहाँ पर एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में, बाकी सारी पेंगोलिन की स्पीशीज़ ज़्यादा खतरे में, ठीक। फिर हमारे पास में एक और आर्टिकल था जिसमें हम लोगों ने बात की थी डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं बायो एनर्जी सिस्टम के माध्यम से। यानी जो वेस्ट है उस वेस्ट से कैसे हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या है कि भारत के अंदर आज ढेर सारा वेस्ट जनरेट होता है, और वेस्ट में स्पेशली यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है वो तो सबसे ज़्यादा। हम हर साल 750 मिलियन टन्स बायोमास एनुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो एग्रीकल्चर से निकलने वाला वेस्ट है, एग्रीकल्चर से निकलने वाला कूड़ा करकट है खेती बाड़ी से, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हम इस वेस्ट को बेटर तरीके से यूज़ नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जैसे कोयले से गैसिफिकेशन किया जाता है ना, कोयले को गैस में कन्वर्ट किया जाता है। बेसिकली गैसिफिकेशन करने से कोयला सिन गैस प्रोड्यूस करता है। उस सिन गैस का इस्तेमाल आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में होता है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर ये जो बायो एनर्जी सिस्टम है इसमें क्या करते हैं हम लोग, अपना जो ये वेस्ट है कूड़ा करकट एग्रीकल्चर से निकलने वाला, उसको हम लोग गैस में कन्वर्ट करते हैं, है ना। एक ऐसा इक्विपमेंट लिया जाएगा जिसमें ये सारा वेस्ट को डाला जाएगा, उसको हीटअप किया जाएगा, उससे जो गैस प्रोड्यूस होगी वो यहाँ पर बेसिकली सिन गैस कहलाएगी, याद रखिएगा। और ये जो सिन गैस है फिर हम इस सिन गैस को यूज़ कर सकते हैं आज अपने पावर इंडस्ट्री में, हाइड्रोजन के तौर पे, मेथनॉल इंडस्ट्री में, एथनॉल इंडस्ट्री में, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया कि भाई एग्रीकल्चर वेस्ट से गैस बना लो। दूसरा तरीका यह है कि एग्रीकल्चर वेस्ट को एनारोबिक डाइजेशन करवाओ, जिससे कि यहाँ पर बायोगैस बन सकता है। जैसे बायोगैस आप देखोगे ना, जैसे गोबर वगैरह होता है तो उसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगेन एक इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं, वाटर डाला जाता है, उसको मिक्स किया जाता है, हीटअप किया जाता है, तो उससे यहाँ पर 2 चीज़ें निकलती है। एक तो स्लरी निकलती है, उस स्लरी को एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जा सकता है खेतों में। इसमें से एक गैस बनती है जिसको हम लोग यहाँ पर बायोगैस कहते हैं। उस बायोगैस का यूज़ किया जा सकता है कुकिंग पर्पज़ के लिए या मल्टीपल पर्पज़ के लिए, ठीक है। अब ऐसी ही चीज़ों को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि ये हमने सिस्टम चला रखा है कि भाई हमारे पास में एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उसको गैसिफिकेशन किया जा सकता है, उसको डाइजेस्ट करवा के बायोगैस बनाई जा सकती है। या हमारे पास में हमारे देश में एक स्कीम आती है सटेट स्कीम, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टूल टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ये बात करता है बायोगैस बनाने की, लेकिन एक्चुअली में कंप्रेस बायोगैस, जिसको हम सीबीजी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको कंप्रेस बायोगैस में कन्वर्ट करती है ये पर्टिकुलर स्कीम, याद रखिएगा सेटेट। आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है इसका मेन पर्पस क्या है। अब कंप्रेस बायोगैस अगर बन जाए तो ये बेसिकली हमारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर में नेचुरल गैस को रिप्लेस करने की ताकत रखता है, ये याद रखिएगा। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, बाकी सारी सेक्टर्स को नेचुरल गैस की ज़रूरत पड़ती है ये रन करने के लिए, तो इसमें हम कंप्रेस बायोगैस का यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे कोयले का यूज़ हो रहा है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रदूषण हो रहे हैं, उन प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए हमारे पास में ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स हैं, जिन इनिशिएटिव को हम लोग चला सकते हैं। ये बात यहाँ पर हो रही थी। फिर इसी आर्टिकल के साथ साथ मैंने दोस्तों आपको बायोचार के बारे में पढ़ाया था। बायोचार क्या है, ये भी ऐसे ही, जैसे सुनो, एग्रीकल्चर में बहुत सारा वेस्ट निकल रहा है। इमेजिन करो जो क्रॉप वेस्ट है वो निकल रहा है, यानी कि फसलों का भी कूड़ा करकट आपको देखने को मिल जाएगा, फसलों का गार्बेज देखने को मिल जाएगा। जब उसको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं,
तो प्रदूषण होगा। लेकिन बिना ऑक्सीजन के एक तरीके से जलाएंगे दोस्तों, तो वो इस तरीके से काले कलर के चारकोल में बदल जाएगा, ब्लैक कलर के सॉलिड चारकोल लाइक सब्सटेंस बदल जाएगा। इसको बायोचार कहते हैं। अच्छा, इस बायोचार का जो इस्तेमाल है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में होता है। ये बायोचार किससे बन रहा है मेरे दोस्त? ये बन रहा है बायोमास से, एग्रीकल्चरल वेस्ट से, यानी क्रॉप रेसिड्यू हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया, उससे बायोचार बनता है। और ये बनता कैसे है? एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं पायरोलिसिस, इसके माध्यम से। यानी कि हम इसको बनाते हैं हीट करके विदाउट दी ऑक्सीजन। इसमें बहुत सारा कार्बन है, लॉन्ग लास्टिंग और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। बायोचार की जब भी बात होगी याद रखेगा, ये बायोचार क्या करता है, ये कार्बन को अपने अंदर लॉक करके रख लेता है, जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज से भी लड़ सकते हैं, है ना। तो इसमें भी फ़ायदेमंद है। उसके अलावा इस बायोचार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है भाई। जब आप बायोचार बनाते हो तो 2 बाय प्रोडक्ट मिलते हैं इसमें से। जब आप बायोचार बना रहे होते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट को बर्न कर रहे होते हैं विदाउट दी ऑक्सीजन, तो इसमें से एक चीज़ मिलती है सिनगैस। सिनगैस का इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। फिर दूसरी चीज़ जो हमको मिलती है वो है बायो ऑयल। ये बायो ऑयल डीजल और केरोसिन जैसी चीज़ों को रिप्लेस कर सकता है। फिर क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि कैसे ये जो बायोचार है ये एनवायरमेंट में मदद कर सकता है, हमारी एनवायरमेंट में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। कार्बन को ये स्टोर करके रख सकता है फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, है ना। ये लगभग जैसा हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं, ये बायोचार कार्बन को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और ये 100 से लेकर 1000 साल तक के लिए कार्बन को स्टोर करके रखता है। इससे क्या होगा, जो कार्बन है, मीथेन है या नाइट्रस ऑक्साइड है, वो रिड्यूस यानी कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत घातक है दोस्तों। नाइट्रस ऑक्साइड जब हम बात करते हैं तो ये कार्बन से 273 गुना ज़्यादा यहाँ पर घातक है, जो हमारे पृथ्वी को गर्म करती है। तो ये उन सबको कम कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। यह है बायोचार का फ़ायदा। अब इसी बायोचार का जब हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इस्तेमाल करें तो ये मिट्टी की हेल्थ को इंप्रूव कर सकता है। मिट्टी के अंदर में पानी को रिटेंट करने की पावर बढ़ा सकता है, जिससे पानी का एब्जॉर्प्शन मिट्टी में बढ़िया बनेगा, तो फर्टिलिटी अच्छी रहेगी, है ना। क्रॉप का प्रोडक्शन ये बढ़ा सकता है 10 से 25%। फर्टिलाइजर्स को ये कम कर सकता है 10 से 20%। ये कार्बन को कैप्चर कर सकता है फ्रॉम द फैक्ट्रीज, यानी कि मोडिफाई बायोचार का इस्तेमाल करके हम कार्बन को फैक्ट्री से भी कैप्चर कर सकते हैं। कुछ और भी दूसरे सेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिनको बेनिफिट मिलता है इस बायोचार से। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन सेक्टर, 2 से 5% जो बायोचार है इसको हम कंक्रीट में मिला दे तो कंक्रीट बहुत मजबूत हो जाती है। कंक्रीट हीट रेजिस्टेंट हो जाती है, तो गर्मी कम पैदा करती है। इवन जो वेस्ट वाटर होता है उसको साफ करने के लिए बायोचार का इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 किलोग्राम बायोचार लगभग 200 से 500 लीटर डर्टी वाटर को क्लीन कर सकता है। ये बायोचार के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, याद रखिएगा। आई होप आपको यहां पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है बायोचार के हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये क्लैरिटी मिल गई। और इंडिया यहाँ पर वेस्ट वाटर बहुत सारा प्रोड्यूस कर रहा है, तो बायोचार की डिमांड बहुत ज़्यादा हो सकती है। हम बायोचार को बना सकते हैं और बायोचार के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो हमने कवर किया। फिर एक आर्टिकल चर्चाओं में था जहाँ पर हम फर्टिलाइज़र के एफिशिएंसी को बढ़ाने के ऊपर में एक एडिटोरियल डिस्कस करे थे, शायद आपको याद होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भी भारत में हम फर्टिलाइज़र को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र के नाम पे जो खाद होते हैं जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में बेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स के लिए, लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, आज 80% अपने यूरिया का ही यूज़ कर रहा है डोमेस्टिकली। हम लोग सबसे ज़्यादा अपना यूरिया का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, याद रखिएगा, फर्टिलाइज़र के नाम पर, समझे। तो फर्टिलाइज़र के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हैं, NPK है ना, डायमोनियम फॉस्फेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, केवल और केवल यूरिया का यूज़ कर रहे हैं। और ज़्यादा यूरिया का यूज़ करना भी ये प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि ज़्यादा यूरिया का यूज़ करने से आपकी जो मिट्टी का उपजाऊपना है ये कम हो जाता है। तो मेजर इशू यही है कि भाई देश के अंदर में आज फर्टिलाइज़र का जो उपयोग है वो इनएफिशिएंट है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, और इसको हम फर्टिलाइज़र ट्रैप कहते हैं। किसानों को कई बार लग रहा होता है कि भाई हमारी फसल कम हो रही है, कम प्रोड्यूस हो रही है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालेंगे हम इसमें। जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालेंगे उतना ज़्यादा जो मिट्टी का कंटेंट है वो पुअर होने लगता है, और फिर उसके बाद में वो और ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करने लगते हैं। अब ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से एक तो मिट्टी की हेल्थ ख़राब हो जाएगी, उसके अलावा जब खेतों में पानी चलाओगे सिंचाई के लिए तो वो फर्टिलाइज़र से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर बहकर नदी में इकट्ठा होंगे, और नदी में यहाँ पर ये सारा न्यूट्रिएंट्स बढ़ के एल्गल ब्लूम यानी कि जो काई है उसको बढ़ावा देंगे। उससे न्यूट्रिएंट्स की वजह से उस नदी के अंदर में ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाएगी, है ना, समझ रहे हैं। तो ये है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि फर्टिलाइज़र का यूजेज, स्पेशली यूरिया को यहाँ पर एक प्रायोरिटी पे रखना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और हमें आज सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पर ऐसे कंटेंट या ऐसी क्रॉप्स पे फोकस करने की ज़रूरत है जिसमें पानी की खपत थोड़ी सी कम हो, है ना, या फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। आज देश में गेहूं, चावल, गन्ना यही उगाया जा रहा है सबसे ज़्यादा, कारण क्योंकि इसके ऊपर में सरकार MSP देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करवाती है। तो MSP हम दूसरे फसलों पे भी दे सकते हैं, दालों पर दे सकते हैं, जिससे कि इंडिया के अंदर में अलग अलग प्रकार की जो क्रॉप्स हैं उसको ग्रो किया जाए।
समझ रहे हैं? तो ये इस आर्टिकल में बोला गया था, प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों चीज़ें। फिर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक बड़ी बेंच को सजेस्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी बेंच का सहारा लेकर जो यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के बेल नियम्स हैं उनके अंदर में कुछ नया रिव्यू करे, कुछ नया चेंज करे। ये बेसिकली यहाँ पर मांग चल रही थी और आर्टिकल न्यूज़ में था। अब ये यूएपीए का मैटर क्या है, ज़रा मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। यूएपीए भारत का एक एंटी टेरर लॉ है, यानी कि इंडिया में आतंकवाद के खिलाफ इस कानून को बनाया गया था 1967 में। ठीक है, इस यूएपीए का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं, किसी मान लो कोई टेररिस्ट ग्रुप है, उसको आतंकवादी ग्रुप डिक्लेयर करने की पावर यूएपीए के पास में है ना। किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की पास यूएपीए के पास में है। सस्पेक्टेड एक्टिविटीज़, लग रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर देश में एक दंगा फैला सकता है, उसके ऊपर में शक है, उसको यूएपीए के थ्रू अरेस्ट किया जा सकता है, कस्टडी में लिया जा सकता है केवल शक के आधार पे। ये यूएपीए की पावर है। यूएपीए में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है विच इज़ सेक्शन 43D क्लॉज 5। ये सेक्शन क्या करता है, बेल को डिफिकल्ट कर देता है, क्योंकि भाई कोई अरेस्ट होगा तो मान लो बेल लेके छूट जाएगा। यूएपीए में बेल मिलना मुश्किल हो जाता है, और बेल स्पेशली तब मिलना मुश्किल हो जाता है जब एक्यूजेशंस प्राइमा फेसी के तौर पे अपीयर होते हुए नजर आए। कहने का मतलब यह है कि जो भी इल्ज़ाम लगे हैं किसी व्यक्ति के ऊपर में, वो पहली नज़र में ही दिख रहा है कि भाई तू ऐसा कर रहा था, तेरा वीडियो यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, तूने ऐसे स्पीचेस दिए हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहा है जिसके अंदर में, जिसकी वजह से यहाँ पर देश के अंदर में वायलेंस फैल सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन बिल्कुल करंट सामने दिख ही रही है कि हाँ इसका स्पीच ऐसा, इसकी बोली ऐसी है, वो दिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, तो उस कंडीशन में तो बेल मिलेगी ही नहीं किसी भी हाल में। ये यूएपीए के बारे में बात हो रही है। लेकिन अब एक्चुअली में क्या है कि भाई ये जो बेल है ना, ये यूएपीए के अंदर में जो बेल का प्रोविजन है कंट्रोवर्सी के अंदर में आ चुका है, क्योंकि दूसरी तरफ कोर्ट कहता है बेल रूल है और जेल एक्सेप्शन है। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर जिसको लेकर हमारे पास में एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, उसको बेल देकर छोड़ा जाए। जेल में क्यों भीड़ इकट्ठी कर रहे हो? क्योंकि एक प्रॉब्लम यह है ओवर क्राउडेडनेस ऑफ जेल की इंडिया में, कि हमारे जेल भरे पड़े हैं कैदियों से। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें हमें सुधार करना होगा, समझ रहे हैं। लेकिन यूएपीए में जो सेक्शन 43D क्लॉज 5 जो आ जाता है, ये बेसिकली आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे, ये क्या करता है, एक स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन दे देता है, बेल के ऊपर में रोक लगा देता है कि भाई कोर्ट जो है ये बेल नहीं दे सकता अगर दिख रहा है साफ साफ कि इसने कुछ ऐसा काम किया है। समझ रहे हैं? तो इसी यूएपीए को लेकर एक डिबेट छिड़ जाती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई हाँ देश की सुरक्षा की बात है तो यूएपीए जो है सही तरीके से लागू होना चाहिए। ठीक है, हाँ देश की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए, ये बात है। दूसरी तरफ यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई जो बेल है, बेल दे दी, अगर ऐसा कुछ केस आता है, कुछ समय तक अरेस्ट कर लिया जाता है तो बेल दे देनी चाहिए। ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है। तो सुप्रीम कोर्ट से बोला है भाई बड़ी बेंच की बैठक बैठाओ और उस बड़ी बेंच के माध्यम से डिसाइड करो कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होना चाहिए। आई होप ये भी क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। फिर दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने रैबिड और डेंजरस डॉग्स के लिए यूथनेशिया को अलाउ कर दिया है। ठीक है, ये न्यूज़ में बना हुआ था, यानी वो डॉग्स जो रेबीज़ फैला रहे हैं, जो बीमार पड़े हैं, जो ठीक नहीं हो सकते, या कुछ डॉग्स जो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हैं। अग्रेसिव मतलब कि ज़्यादा काट रहे हैं लोगों को, है ना, खतरा बनते चले जा रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, तो ऐसे डॉग्स को यूथनेशिया दे दिया जाए। यूथनेशिया मतलब उनको एक जहर का इंजेक्शन देके और उनकी डेथ हो जाए, ये हमारा अल्टीमेट पर्पज़ है। ठीक है, अब यहीं पर ना एक इंपॉर्टेंट रोल आता है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023, इसको भी लागू करने की बात की गई है, मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है, सबसे पहला डायरेक्शन यह है कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, एग्जाम्पल जो स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्टेशंस हो गए, इनके आसपास यहाँ पर ये स्ट्रीट डॉग्स होने ही नहीं चाहिए। और अगर डॉग्स हैं यहाँ पे तो आप ABC नियम को यहाँ पे लगाओ, इस एरिया के आसपास ABC सेंटर होने चाहिए। ABC सेंटर क्या करता है, ये पहली बात तो इन डॉग्स को स्टेरलाइज कर देगा। ठीक है, स्टेरलाइज मतलब ये डॉग्स अपनी पॉपुलेशन को नहीं बढ़ा पाएंगे और वैक्सीनेट वगैरह भी कर देगा। इससे क्या होगा, पब्लिक प्लेसेस में लोगों के लिए कोई खतरा नहीं बन पाएंगे ये सारे के सारे डॉग्स। अब यहीं पर दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आते हैं, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 51AG। आर्टिकल 21 पब्लिक सेफ्टी की बात करता है और आर्टिकल 51AG जो बेसिकली हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ये एनिमल के प्रति करुणा दिखाने की बात करता है, ये हमारा ड्यूटी होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो दोनों ही प्रोविजंस को हम साथ में लेकर चल सकते हैं, ये बात यहां पर बोली जा रही है। लेकिन ह्यूमन सेफ्टी को आप कहीं पर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंसिंग में ह्यूमन सेफ्टी जो है हमेशा प्रायोरिटी पे रहेगी। प्रॉब्लम यह है क्योंकि अगर डॉग ज़्यादा अग्रेसिव है, लोगों को काट रहा है, तो रेबीज़ लोगों में फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है कि भाई अगर लक्षण किसी इंसान में दिख गए, दैट मीन्स यहाँ पर उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, 100% उसकी मौत होनी ही होनी है।
रेबीज़ की बात करते हैं तो एक जानलेवा जूनोटिक वायरल डिजीज़ है जो बेसिकली रेबीज़ वायरस की वजह से फैलता है। ये वायरस आरएनए फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि आरएनए वायरस है। अब ये वायरस अगर बॉडी में चढ़ना शुरू हो जाए तो पहले ये दिमाग को अटैक करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। इसमें जो फैटिलिटी रेट है, जान जाने की जो कह सकते हैं रेट है, वो 100%। अगर सिम्टम दिख गए तो एक इंसान की जान जाएगी ही जाएगी हर हाल में। ठीक है। प्राइमरी यहाँ पर जो लोगों के अंदर में रेबीज सबसे ज़्यादा आता है वो कुत्ते के काटने की वजह से आता है। कुत्ते के सलाइवा में ये वायरस प्रेजेंट होता है, तो कुत्ता कहीं पर काट ले, घाव हो जाए और उसका लार जो है उस घाव में लगा रहे तो रेबीज फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी के लिए यहाँ पर पूरा वैक्सीनेशन का किट बनाया गया है ना। और सबसे पहले अगर डॉग काट भी ले तो उसको रगड़ के साबुन से अच्छे से धो लेना चाहिए। फिर अपना जो भी ट्रीटमेंट है, सारे इंजेक्शन टाइम पर लेने ज़रूरी हैं। ये नहीं कि पहला डोज ले लिया काम खत्म, अब कुछ नहीं होगा। पूरा उसका कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी है ताकि यहाँ पर रेबीज़ कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके एक व्यक्ति में। क्योंकि शुरुआत में आपको लगेगा एक इंजेक्शन लेके सब नॉर्मल है, लेकिन जो लक्षण दिखाई देते हैं ना कुत्ते के काटने की वजह से, वो कुछ महीने भी ले सकते हैं, इवन साल भी ले सकते हैं। कुछ सालों बाद भी यहाँ पर लक्षण दिखाई दे सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। और डॉग बाइट के केसेस हमारे देश में पिछले साल बड़े ही बड़े हैं। लगभग 40 लाख के आसपास, 30 लाख के आसपास जो यहाँ पर केसेस है डॉग बाइट के, वो निकल कर आए हैं, जिसमें से 54 केसेस ऐसे हैं जिसमें लोगों की डेथ हुई है, रेबीज़ फैल गया। कारण उन्होंने सही तरीके से ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से रेबीज़ का शिकार बन गए। क्योंकि ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डॉग काट ले, मंकी काट ले, इन सब के अंदर में रेबीज़ होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसका मेन पर्पज़ है मानव अधिकारों की बात करना, इसलिए हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बोला है। तो एनएचआरसी क्या करता है, एनएचआरसी ने हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला है कि भाई आपने अभी ट्रांसजेंडर के जो कानून है या नियम है उसमें जो बदलाव किया है ना, उस बदलाव को वापस ले लो, क्योंकि ये बदलाव ठीक नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारा प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है। तो एनएचआरसी ने सेंटर गवर्नमेंट से बोला है कि अपने चेंजेस को वापस से रिव्यू करो और इसको वापस से ख़त्म करो। एक्चुअली में होता यह है, जब हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं तो एक बड़ा टर्म है, लेकिन उस ट्रांसजेंडर के अंदर में LGBTQIA+ यहाँ पर ये पूरी कम्युनिटी आ जाती है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, है ना। उसके अलावा ये इंटरसेक्सुअल देखने को मिल जाएंगे, और उसके अलावा AIA+, इसमें बाकी सारी और भी कम्युनिटीज़ हैं, वो सारी की सारी शामिल हैं। थोड़ा सा ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है। तो LGBTQIA के अंदर में ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, बट हम इनको एक वर्ड से डिफाइन कर देते हैं, ट्रांसजेंडर। अब प्रॉब्लम यह है कि ट्रांसजेंडर को पहचान दी जाती है 2014 में नालसा जजमेंट के थ्रू। नालसा जजमेंट में थर्ड जेंडर को एक पहचान दी गई और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन राइट दिया गया कि भाई आपको ट्रांसजेंडर बोल दिया गया, ठीक है, लेकिन आप LGBTQIA इसके अंदर में जो भी यहाँ पर उनको लगता है वो उस चीज़ में अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अपने आप को कुछ भी बता सकते हैं, सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो पावर उनको खुद को दी गई। अब हुआ क्या दोस्तों, इसमें 2026 में अभी रिसेंटली अमेंडमेंट आता है और इसमें बदलाव किया गया कि भाई आपके पास में सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की पावर नहीं है। आप खुद आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि हाँ भाई आप LGBTQIA कहाँ से बिलोंग करते हो। आपका पहले मेडिकल टेस्ट होगा, सारे मेडिकल चेकअप्स होंगे, ठीक है। फिर एक रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद में डिसाइड यहाँ पर किया जाएगा कि ये LGBTQIA का दर्जा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। यानी जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की पावर है ट्रांसजेंडर के पास से, वो हटा ली गई है, वो छीन ली गई है इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के माध्यम से। उसी चीज़ को वापस लाने की मांग कर रहा है एनएचआरसी। वो कह रहे हैं कि नहीं, इनको अपने हिसाब से डिसीजन लेने के लिए छोड़ दिया जाए। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे संविधान के आर्टिकल्स हैं जो इस चीज़ की मांग उठाते हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि भेदभाव किसी के साथ में ना हो। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है। आर्टिकल 21 डिग्निटी प्राइवेसी की बात करता है। तो सब इन आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो इनको ये पुराना राइट वापस दे देना चाहिए। ये बेसिकली एनएचआरसी की मांग है। आई होप ये क्लैरिटी मिल चुकी है। अब एनएचआरसी एग्जैक्टली क्या है, तो आइए फटाफट उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, आप इसको अपने पॉलिटी के अंदर में अलग से सेपरेटली पढ़ते हैं। ये एक प्रकार की स्टैचुरी बॉडी है, याद रखिएगा। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसके बारे में संविधान में डायरेक्टली मेंशन किया गया है। एक होती है स्टैचुरी बॉडी जो बेसिकली एक सेपरेट एक्ट के माध्यम से बनाई गई है, पार्लियामेंट्री एक्ट के माध्यम से बनाई गई है। तो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के माध्यम से, याद रखेगा। इसमें 2006 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 2019 में भी इसके अंदर में एक बड़ा अमेंडमेंट किया जाता है। आज हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मानव अधिकार की बात करते हैं, तो इसमें ह्यूमन लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, ये सब चीज़ें यहाँ पे शामिल हो जाती हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है। ये एक ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन की बात करता है कि भाई मानव अधिकार है तो उसको सुरक्षित रखना होगा। ठीक है। अब इसके चेयरपर्सन की बात करेंगे तो पहले मतलब एक फॉर्मर CGI भी हो सकते हैं इसके चेयरपर्सन, या सुप्रीम कोर्ट के एक जज यहाँ पर इसके चेयरपर्सन बन सकते हैं।
अब एनएचआरसी के कॉम्पोजिशन की जब बात आती है कि भाई एनएचआरसी में कितने लोग होंगे, क्योंकि एक कमीशन है, कमीशन एक व्यक्ति के थ्रू चलता नहीं है, कमीशन में तो काफ़ी सारे लोग होते हैं। तो इस एनएचआरसी को दोस्तों जब आप लोग देखते हो तो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे चेयरपर्सन। और चेयरपर्सन कौन हो सकता है, वो जस्ट हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है। वेट, चेयरपर्सन कौन हो सकता है वो हमने डिस्कस किया है, फॉर्मर सीजीआई हो सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गए यहाँ पर चेयरपर्सन। उसके अलावा इसमें होते हैं फुल टाइम 5 मेंबर्स, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसमें एक्स ऑफिशियो 7 मेंबर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जब मैं एक्स ऑफिशियो 7 मेंबर्स की बात करता हूँ तो इसमें यहाँ पर ये अलग अलग 7 हमारे पास में जो बॉडीज़ हैं या 7 अलग कमीशंस हैं, उनके जो चेयरपर्सन है वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। तो एक हो गए यहाँ पर सीजीआई, फॉर्मर सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट के जज, 5 हो गए इसके फुल टाइम मेंबर्स, और जो 5 फुल टाइम मेंबर्स होंगे वो कौन कौन होंगे, जुडिशियल मेंबर्स होंगे और ह्यूमन राइट एक्सपर्ट होंगे। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो में आपको 7 मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं, जो बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब्स, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, कमीशन फॉर वेमेन एंड कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ये जितने भी कमीशन बनाए गए हैं उनके भी चेयरपर्सन, इसमें 7 और मिला दोगे तो ये सब मेंबर्स यहाँ पर मिलकर, ठीक है, अब ये हो गए 7, 5 और एक यहाँ पर 6 हो गए, तो ये 13 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो बेसिकली इस एनएचआरसी के अंदर में होते हैं, याद रखिएगा। अब इन 13 मेंबर्स को अपॉइंट कैसे किया जाता है, प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है एक 6 मेंबर की कमेटी, यानी फिर से यहाँ पर एक कमेटी आएगी जिसमें 6 लोग होंगे, वो डिसाइड करेंगे कौन 13 मेंबर बनना चाहिए एनएचआरसी के, और वो लिस्ट बना के यहाँ पर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को दे देते हैं। प्रेसिडेंट लास्ट में यहाँ पर इनको अपॉइंट कर देते हैं। अब वो 6 मेंबर कौन कौन होते हैं जो डिसाइड करते हैं, इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यूनियन होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ओपोजिशन एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लीडर ऑफ ओपोजिशन शामिल होंगे, समझ रहे हैं, तब जाकर मेंबर्स का यहाँ पर अपॉइंटमेंट होता है। तो बड़ी पावरफुल कमेटी है। क्या इन मेंबर्स को हम रिमूव कर सकते हैं? ठीक है, हाँ बिल्कुल, प्रेसिडेंट के थ्रू या सुप्रीम प्रेसिडेंट इसको रिमूव कर सकते हैं एक सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के माध्यम से। ये थोड़ा सा यहाँ पर याद रखेगा। ये बात हो गई हमारे एनएचआरसी के बारे में सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। फिर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा जिसमें हमने डिस्कशन किया था भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल एम्बिशन के बारे में। आर्टिकल में राइटर साहब बात करते हैं कि भाई इंडिया में अगर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना है तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर पे काम करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना होगा, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ यही कर रही हैं। जब आपके पास में चार्जिंग स्टेशंस की कमी होगी, उतने लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो फिर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को कैसे प्रमोट कर सकते हो? क्योंकि भारत में अगर आप देखोगे तो 420 मिलियन व्हीकल्स हैं, और अगर आप चाहते हो कि सारे के सारे व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएं तो इसके लिए आपको बहुत मैसिव लेवल पर 900 से लेकर 1100 टेट्रावाट आवर, जो भी है टेट्रावाट आवर, इतना हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा, यानी एक्स्ट्रा बिजली चाहिए होगी, तभी आप ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल में सारे के सारे व्हीकल्स को कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, हमारा पहला टारगेट है कि हम 2047 तक 50% अपने व्हीकल्स को कन्वर्ट करें। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि जितने भी ज़्यादातर व्हीकल्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं वो 2 व्हीलर्स हैं। 2 व्हीलर्स विजिबली डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रक वगैरह होते हैं उसमें हम लोग अभी भी ज़्यादा चूक रहे हैं, और ट्रक वगैरह की डिमांड भी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में, तो हमें उस पर काम करना होगा। और प्रॉब्लम यह है कि अगर ट्रक वगैरह चल भी हैं तो आपने देखा होगा रोड में रात में चलते हैं, तो रात में यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हम सोलर पैनल से जो एनर्जी बना रहे हैं उसको हम स्टोर नहीं कर पाते, नहीं तो फिर दिन भर में सोलर पैनल से जो एनर्जी बन रही है उससे हम अपने व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। और रात के लिए अगर हमें ये काम करना है तो हमें बैटरी स्टोरेज सिस्टम पे काम करना होगा, जिससे दिन भर में जो सोलर पैनल ने एनर्जी बनाई है उसको हम स्टोर करके रख सकें और रात में भी उसका यूज़ कर सकें। समझ रहे हैं? अब आती है बात कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस की। जब मैं चैलेंजेस की बात करता हूँ तो भाई आज इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, समझ रहे हैं, स्मार्ट चार्जिंग स्टेशन की कमी है, बैटरी रिसाइकलिंग की कमी है, इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो एडॉप्शन है वो धीरे धीरे करके कम, मतलब बहुत स्लो चल रहा है, इतना ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं चल रहा। तो सोल्यूशन यही होगा कि लोगों को जैसे जैसे सुविधाएं मिलनी शुरू होंगी लोग यहाँ पर इसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। स्मार्ट चार्जिंग, बैटरी स्टोरेज, न्यूक्लियर बेस लोड, रिन्यूएबल डाइवर्सिफिकेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल रेडी ग्रिड प्लानिंग, ऐसे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो ऑब्वियसली बात है लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। वो बात आर्टिकल में बोली जा रही है। फिर हमारे पास में एक टॉपिक था जो बात करता है भारत का, जो प्रधानमंत्री रिसेंटली यहाँ पर नॉर्डिक नेशन की बात करते हैं, तो इंडिया और नॉर्डिक के बीच में एक समिट होता है ना, ओस्लो के अंदर में। तो वो नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैंने बस खाली नॉर्डिक कंट्रीज़ पढ़ाने के लिए इस आर्टिकल को लिया है। नॉर्डिक कंट्रीज़ में जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, नॉर्डिक कंट्रीज़, तो नॉर्डिक कंट्रीज़ में यहाँ पर 5 देश आते हैं, याद रखिएगा, और 5 देश हैं। नॉर्डिक अलग है, स्कैंडिनेवियन ग्रुप अलग है। नॉर्डिक के अंदर 5 देश कौन कौन से हैं? पहला डेनमार्क है,
ठीक है, आप ऐसा याद रख सकते हैं, पहले तो DNS, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिर DNSFI करके याद रख लीजिएगा, फिनलैंड और आइसलैंड। तो ये हो गई नॉर्वे की 5 कंट्रीज़। अब इन 5 कंट्रीज़ में से FI को हटा दो, इसलिए DNSFI बोला। FI को हटा दो, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन को रहने दो, तो ये हो गई हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। ठीक है, स्कैंडिनेवियन में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, और बाकी यहाँ पर नॉर्डिक कंट्रीज़ में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन के साथ साथ फिनलैंड और आइसलैंड, ये दोनों कंट्रीज़ भी आ जाती हैं। फिर रिसेंटली न्यूज़ में थी प्रगति मिलिट्री एक्सरसाइज 2026 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यास ये न्यूज़ में बना हुआ है। न्यूज़ में क्या है, 13 देशों की यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज साथ में हो रही है। प्रगति नाम इसको दिया गया है। इंडिया इस अभ्यास को होस्ट कर रहा है। यह अभ्यास मेघालय के अंदर उमरोई मिलिट्री स्टेशन में हो रहा है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया के अलावा 12 अलग अलग कंट्रीज़ के थ्रू पार्टिसिपेट किया गया है, और ये मेजरली कंट्रीज़ जो हैं भारत की पड़ोसी हैं या साउथ ईस्ट एशिया से बिलोंग करने वाले नेशंस हैं। इनको एक बार अगर नज़र मार के देख लो तो हमारा पड़ोसी देश है भूटान, नीचे कंबोडिया हो गया, फिर इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सीचल्स, श्रीलंका, वियतनाम, ये सब कंट्रीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, जो बेसिकली यहाँ पर आज पार्टिसिपेट कर रही हैं प्रगति 2026 के अभ्यास में। ये सब कंट्रीज़ यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया से बिलोंग करने वाली कुछ कंट्रीज़ हैं जो उसमें रिसेंटली पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपसे पूछा जाएगा प्रगति क्या है। प्रगति 2026 ये एक मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ की मिलिट्री मिलकर साथ में ये अभ्यास कर रही है। ठीक है, फिर हमने इंडिया और इटली के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डिस्कस किया था, शायद ये भी याद आ रहा होगा। ठीक है भाई, भारत और इटली ने मिलकर अपने रिलेशंस को, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है। रिसेंटली यहाँ पर ये जो मीटिंग है इंडिया इटली के बीच में वो रोम में होती है, यानी इटली के अंदर में ये मीटिंग को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, और इन दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर अपने ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इन सब के ऊपर में काम किया। इसमें कुछ खास था नहीं, उस दिन भी मैंने आप लोगों को बताया है। अब करना क्या है, आपको इटली का जो एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो कवर कर लेना है अच्छे से। ये है वो इटली दोस्तों, यूरोप के अंदर में, और ये पेनिनसुलर वाला रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। पेनिनसुलर लैंड क्या होता है, जो 3 जगह पानी से घिरा हुआ हो। ये जो पेनिनसुलर रीजन है इसको हम क्या नाम देते हैं, एपेनाइन पेनिनसुला, याद रखिएगा, जिसमें ये इटली प्रेजेंट है। अच्छा, एक चीज़ और है भाई, इटली में 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन है। एक यहाँ पर दिख रहा होगा आपको सैन मैरिनो, और एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वेटिकन सिटी। सैन मैरिनो और वेटिकन सिटी 2 सेपरेट नेशन है जो इटली के अंदर में आते हैं। दोनों सेपरेट अलग अलग कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इटली के आसपास बहुत सारे समुद्र देखने को मिलता है क्योंकि ये पेनिनसुलर रीजन है। तो एक पहला समुद्र आपको मिल जाएगा आयनियन सी, दूसरा मिल जाएगा एड्रियाटिक सी, तीसरा मिल जाएगा ट्रेनियन सी, चौथा मिल जाएगा यहाँ पर लिंगुरियन सी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, समुद्र देखने को मिल जाएंगे जो इटली के आसपास प्रेजेंट है। इटली कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ को बॉर्डर को शेयर करता है, तो एक कंट्री इटली के साथ यहाँ पे लगता है, एक बॉर्डर लगता है इटली का स्विट्ज़रलैंड के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, स्लोवेनिया के साथ, क्रोएशिया के साथ, और इधर यहाँ पर फ्रांस के साथ। तो ये कुछ कंट्रीज़, सॉरी क्रोएशिया के साथ नहीं लगता, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, फ्रांस, इन कंट्रीज़ के साथ में ये बॉर्डर लगता है। इसमें वेटिकन सिटी, सैन मैरिनो, ये सेपरेट कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। समुद्र की बात की, एड्रियाटिक, आयनियन, ट्रेनियन, लिंगुरियन। ठीक है, ये कुछ समुद्र हैं जो बेसिकली इटली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इटली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है जिसको बोलते हैं सिटी ऑफ सिसिली या सिसिली सिटी। यहीं पर एक वॉल्केनो प्रेजेंट है, माउंट एटना। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। एक वॉल्केनो ऐसा है जो कई बार इरप्ट हो चुका है ना, इस वजह से ये न्यूज़ में रहता है। बाकी आपने पढ़ा होगा एल्प्स की पहाड़ियों के बारे में, या यूरोप के अंदर में है, तो ये एल्प्स की पहाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इनका कुछ हिस्सा इटली में भी है, और इटली में इन पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट ब्लैंक है, ये आप देख पाओगे। ब्लैंक का नाम है BLANC, इसकी स्पेलिंग आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। ओके, फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था अबाउट दी ड्रोन वॉरफेयर, हाइप वर्सेस बैटलफील्ड रियलिटी, कि करंट समय पर जो ड्रोन है वो थोड़ा सस्ता रहता है, और सस्ता पड़ने की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ ड्रोन का इस्तेमाल करती हैं दुश्मन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, दुश्मन को नुकसान पहुँचाने के लिए। चलिए अब आगे यहाँ पर सुनिए क्या क्या बातें यहाँ पर मेंशन की जा रही हैं। ठीक है, तो राइटर ने यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ मई 2025 में, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया, उसके बारे में जिक्र किया। इन्होंने बोला जो भी वॉर आज के समय पर हो रहे हैं उनमें ड्रोन से ज़्यादातर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ड्रोन सस्ते होते हैं, डिटेक्ट करने में मुश्किल होती है, किसी पायलट की जान नहीं जाती, क्योंकि वरना फाइटर जेट वगैरह चलाओगे तो पायलट की जान जाने का एक खतरा रहता है। तो ड्रोन्स यहाँ पर इवोल्यूशनरी हैं। हमारे एयर वॉरफेयर के अंदर में कोई बहुत बड़ा क्रांति नहीं है, बस खाली एक इवोल्यूशन हुआ है। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाया था, तो यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के अंदर भी आप देख पाओगे उन्होंने रशिया के अंदर जाकर, बहुत अंदर जाकर जो डीप ड्रोन अटैक्स वो करे थे, है ना। तो बात यहाँ पर यही है कि भाई ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है तो हमें उससे प्रोटेक्शन करना होगा, अपने आप का बचाव करना होगा। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो बचाव करने की तैयारी कर रही हैं। फॉर एग्जांपल इसराइल ने जो है आयरन बीम बनाया।
आयरन बीम क्या है बेसिकली, यहाँ पर ये इजराइल का लेज़र डिफेंस सिस्टम है। जब मैं लेज़र डिफेंस सिस्टम बोलता हूँ तो यहाँ पर ये अपनी लेज़र के माध्यम से दुश्मन के ड्रोन्स को हवा में मार के गिराने की ताकत रखता है। तो सस्ता भी पड़ता है, वरना अगर मिसाइल दागोगे तो मिसाइल एक छोटे से ड्रोन के कंपैरिजन में बहुत महंगी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर इजराइल का यहाँ पर जो आयरन बीम है ये बेस्ट है। वैसे इंडिया का कोई अगर प्रोजेक्ट है ड्रोन को डील करने के लिए तो हमारा सुदर्शन चक्र हमें बनाना है 2035 तक। हम भी चाहते हैं इंडिया के पास में चारों तरफ एक शील्ड बनी रहे, जैसे S-400 है वैसे हम अपने खुद के देसी S-400 को बनाएं और अपने बॉर्डर के आसपास तैनात कर सकें कि दुश्मन का ड्रोन आता भी है तो उसको हम हवा में मार के गिराने की क्षमता हमारे पास में हो। और इसके लिए हमने प्रोजेक्ट कुशा के अंदर में खुद के देसी S-400 बनाने के ऊपर में काम किया है। फिर रिसेंटली गुड़ न्यूज़ में था जैगरी क्यों चर्चाओं में था, क्योंकि PIB में एक आर्टिकल पब्लिश होता है कि भाई भारत लगभग यहाँ पर जब इंडिया के प्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन होता है, एक सेकेंड दोस्तों, जब यहाँ पर प्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन होता है तो इंडिया दुनिया का 70% जो जैगरी है इसका प्रोडक्शन करता है। ये रिपोर्ट PIB में पब्लिश हुई है ना। तो गुड़ का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है पूछा जा सकता है, इंडिया है। अब क्वेश्चन यह है गुड़ बनता कैसे है भाई, शुगर केन से। या तो आपको पता है चीनी भी शुगर केन से बनती है, बट चीनी रिफाइंड शुगर है, उसमें रिफाइनिंग प्रोसेस गुजारा जाता है तो वो नुकसानदायक है। हालांकि गुड़ इतना नुकसान नहीं देता। अब लिमिट हर एक चीज़ की क्रॉस करोगे तो वो नुकसान देगा ही देगा, वो सब चीज़ों के साथ में है। तो इसलिए यहाँ पर जब हम गुड़ की बात करते हैं तो एक लिमिट में लेना काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इस गुड़ के अंदर में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमको मिल जाते हैं। ठीक है, गुड़ बनता कैसे है, सबसे पहले गन्ने का जूस, और गन्ने का जूस का एक्सट्रैक्शन करने के बाद में उसको हम धीमी आंच पे पकाते हैं और तब तक पकाते हैं जब तक वो जो गन्ने का जूस है वो एक थिक सिरप नहीं बन जाता, एक मोटा सा गाढ़ा सा सिरप नहीं बन जाता। कोई हैवी केमिकल का यूज़ नहीं किया, आप गाढ़ा सा सिरप बन गया, इसको सुखा के हम लोग यहाँ पे गुड़ की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये गुड़ है, जैगरी है। इस जैगरी में बहुत सारे मिनरल्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, विटामिन A, C, D, E, B कॉम्प्लेक्स विटामिन, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया में 4 गुड़ ऐसे हैं जिसको GI टैग भी दिया गया है। एक कोल्हापुरी जैगरी है, मुजफ्फरनगर गुड़ है, मरयोर जैगरी है, सेंट्रल त्रवकोन जैगरी है, जिसको बेसिकली आज GI टैग इंडिया के अंदर में दिया गया है। ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ये गुड़ के बारे में डिस्कशन हो गया और ये GI टैग वाली जैगरी की वैरायटीज़ हो गई। फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक आर्टिकल कवर किया था जहाँ पर BCCI और RTI एक्ट के बीच में एक लड़ाई की बात हो रही थी। मतलब लड़ाई क्या हो रही थी, बात ये थी एक्चुअली में, BCCI क्या है भाई, ये बॉडी ऐसी है जो भारत के पूरे क्रिकेट बोर्ड को मतलब भारत का क्रिकेट बोर्ड आप इसको कह सकते हैं। इंडिया में पूरे क्रिकेट स्ट्रक्चर को संभालने का काम किसका है, BCCI का है। तो बात ये हो रही थी, क्या BCCI को हम लोग RTI एक्ट के अंदर में लेकर आ सकते हैं? अगर RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, 2005 में ये कानून लेकर आया गया था। ये आपको हक देता है कि गवर्नमेंट से आप किसी भी मुद्दे पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए RTI फाइल करना होता है। तो क्या BCCI से आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, ये बात हो रही थी। RTI फाइल करके BCCI की डिटेल निकाल सकते हैं। तो BCCI RTI में कवर नहीं होता, ये बात CIC का ऑर्डर था, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। जो RTI एक्ट के अंदर में CIC होता है ना, यही कमीशन है जो सारी इन्फॉर्मेशन देता है। उन्होंने कह दिया BCCI ये क्रिकेट बोर्ड RTI के अंदर में नहीं आता है, तो RTI के थ्रू आप BCCI की इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। तो मामला थोड़ा सा गर्म हो गया। रीज़न पता है क्या था गर्म होने का? रीज़न ये था कि भाई अगर BCCI को सरकारी बेनिफिट मिल रहे हैं, गवर्नमेंट बेनिफिट मिल रहे हैं, तो BCCI से हम ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं निकाल सकते RTI एक्ट के थ्रू? क्योंकि BCCI को आज टैक्स में छूट दी जाती है। टैक्स में आप देख पाओगे, बताया गया है कि अभी तक लगभग 2100 करोड़ से ज़्यादा टैक्स में छूट दी जा चुकी है। फिर BCCI को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में छूट मिलती है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, पुलिस का प्रोटेक्शन दिया जाता है। भाई पुलिस यहाँ पर गवर्नमेंट की है, पुलिस प्रोटेक्शन मिल रही है, तो भाई ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। और इसी के लिए RTI एक्ट को जब आप एनालाइज करते हैं तो RTI एक्ट का जो सेक्शन 2H है, सेक्शन 2H ये डिफाइन करता है, ये कहता है पब्लिक अथॉरिटी जो भी है वो सब RTI में आएगा। BCCI कोई संवैधानिक बॉडी नहीं है, कोई स्टैचुअरी बॉडी नहीं है, लेकिन ये पब्लिक सर्विसेज का जब यूज़ कर रही है तो यहाँ पर RTI में इसको कवर होना चाहिए था। ये मैटर पहले सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि भाई BCCI पब्लिक ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है। लोधा कम्युनिटी ने भी यहाँ पर बोला है, लॉ कमीशन ने भी बोला है, सब ने बोला है कि भाई RTI में कवर होना चाहिए। तो आर्टिकल यहाँ पे सजेस्ट करता है RTI में कवर करने के लिए आपको सीधा RTI एक्ट का जो सेक्शन 2 क्लॉज H है इसमें बदलाव करना होगा, क्योंकि यही सेक्शन 2 क्लॉज H वो है जो बेसिकली पब्लिक अथॉरिटी को डिफाइन करता है। वो डिफाइन करता है कि पब्लिक अथॉरिटी क्या है। पब्लिक अथॉरिटी वो बॉडी है जो बेसिकली यहाँ पर सरकार के थ्रू ओन की जाती हैं, वो RTI एक्ट में कवर होंगी। दूसरा, या फिर सरकार उनको कंट्रोल कर रही है, या फिर तीसरा सब्सटैंशियली फिनेंस बाय गवर्नमेंट होती है। आप जैसे देखोगे BCCI को भी सरकार सपोर्ट करती है, फिनेंशियल सपोर्ट सरकार देती है।
तो इस हिसाब से बीसीसीआई को भी यहाँ पर इसके अंदर में शामिल होना चाहिए था, आरटीआई एक्ट में शामिल होना चाहिए था। तो अब ये कहा जा रहा है कि ठीक है, अब जो भी मर्जी चल रही है सब कुछ हो जाएगा। अब बीसीसीआई को अगर आरटीआई में कवर करना है तो उसके लिए एक काम करना होगा, सेक्शन 2 क्लॉज एच में बदलाव करना होगा, इसमें अमेंडमेंट करो और अमेंडमेंट करके यहाँ पर वो सारी बॉडीज इसमें कवर कर लो जो पब्लिक ड्यूटीज़ को परफॉर्म करती हैं, या वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास में मोनोपोली पावर है। मोनोपोली पावर बीसीसीआई के पास में, पूरा क्रिकेट इंडस्ट्री को बीसीसीआई तो संभाल रहा है, और कौन संभाल रहा है? तो मोनोपोली पावर है बीसीसीआई के पास में, है ना। और उसके अलावा वो सारी बॉडीज जिनको टैक्स में छूट मिलती है, इन सबको आरटीआई एक्ट में कवर करना चाहिए, इस लॉ के अंदर में बदलाव करके। ये बेसिकली यहाँ पर मांग की गई है। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। तो ये मामला चल रहा था बीसीसीआई वर्सेस आरटीआई, क्लियर हो चुका होगा। फिर हमने यहाँ पर एक आर्टिकल डिस्कस किया था अबाउट रेगुलेशन नॉट बीन्स कैन प्रोटेक्ट ऑनलाइन गेमर्स। देखो जो ऑनलाइन गेमर्स है, फॉर एग्जांपल हम पीआरओजी एक्ट की बात कर रहे हैं, एक कानून लेकर आया गया था, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, ठीक है, 2025 का ये लॉ है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। इस एक्ट का मेन पर्पज़ क्या है? मेन पर्पज़ है गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करना, कि जिसमें खासकर पैसा इन्वॉल्व होता है। तो कई बार लोगों के साथ में धोखाधड़ी हो रही होती है, लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा होता है, तो जो यूथ है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो यूथ को प्रोटेक्ट करने के लिए पीआरओजी एक्ट 2025 को लेकर आया गया। बैन के बाद में जो मेन पर्पज़ था, बैन लगाने के बाद में, वो ये था कि जितने भी यूज़र्स हैं उन यूज़र्स को एक प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, जो यूज़र्स हैं वो बैन लगाने की वजह से बाहर वाली वेबसाइट के ऊपर में जाने लगे, ऑफशोर वेबसाइट्स के ऊपर में काम करने लगे, जो विदेशी वेबसाइट्स हैं, है ना। उनके ऊपर तो आपका लॉ भी, कानून काम भी नहीं करेगा। तो वहाँ पे दोस्तों यहाँ पर इन लोगों का एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल गया, ठीक है। और जो बाहर की कंपनीज़ हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, फ्रॉड वगैरह कुछ भी कर सकती हैं, ये बात बोली गई। तो बेसिकली इस आर्टिकल में कहने का मतलब यह है कि गेम को बैन करने की बजाय, यानी उस पर बैन मत लगाओ, बैन करने की बजाय उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएई, श्रीलंका हो गया, उन्होंने रेगुलेट किया है बेटर तरीके से। तो रेगुलेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। रेगुलेशन से हम मॉनिटरिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम यहीं पर रोक रहे हैं सिचुएशन को, ठीक है। अब कल वाले टॉपिक कुछ रह गए हैं, तो वो कल वाले टॉपिक आपको मैं नेक्स्ट वाले वीकली रिवीजन के अंदर मैं रिवाइज करवा दूंगा। सो परेशान मत होइए, क्योंकि आज आपको पता है प्रीलिम्स का पेपर है, उसका एनालिसिस भी करना है, तो मैं एनालिसिस करके वो भी अपलोड करता हूँ आपके सामने, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।